हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 हम लोग जो देख रहे थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आज पार्ट नंबर 3 है एंड यही लास्ट सेशन होगा। उसके बाद से चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाएगा एंड वहीं से शुरुआत होता है मेन चीज का जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, दैट इज आर्टिकल्स का। ठीक है, सो बिफोर वी हेड टुवर्ड्स टुडेज सेशन, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं छोटा सा रिकैप। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप? कब सेटअप किया गया? अगस्त 29, 1947। हु रिप्लेस्ड डीपी खेतान इन द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर हिज डेथ इन 1948? मैंने बोला था लास्ट दोनों याद रखना है, नंबर 6 और 7। तो क्या है ये? टीटी कृष्णमाचारी। ओके। When was the first draft of the Constitution of India published? First draft कब पब्लिश हुआ था? फरवरी में, और सेकेंड ड्राफ्ट नवंबर में। ठीक है, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट नवंबर में था, सेकेंड ड्राफ्ट कब था देख लो आप लोग। सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर में और फाइनल ड्राफ्ट नवंबर में। ठीक है। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? यहां पे एक पॉइंट था, अगर आपने देखा होगा तो आप कर पाओगे, मैंने इंटेंशनली वो नहीं बताया। यहाँ पे एक पॉइंट था, नोट BN राव, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। ठीक है, वो एडवाइजर थे। यहाँ पे आंसर क्या होगा? BN राव। नेक्स्ट, ऑन विच डेट डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली? फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? नवंबर 4, 1948। और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग हुआ नवंबर 4 से नवंबर 9, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देन हुआ सेकंड रीडिंग, ठीक है, वो जो करीबन 11 मंथ्स चला। हाउ मेनी मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26? ठीक है, 1948। अब आपको यहाँ पे एक डाउट हो रहा होगा कि नवंबर 26 को भी साइन हुआ, जनवरी 24 को भी साइन हुआ। देखो, नवंबर 26 को सबने इस चीज पे साइन किया कि हम लोग इस फाइनल ड्राफ्ट को मानते हैं एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, हम अडॉप्ट कर देते हैं। ठीक है, और जनवरी 26 को हमने रिलीज कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो रिलीज हो ही चुका था, हमने कमेंट्स कर दिया कि अभी इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरा देश चलेगा। तो जनवरी 24 को इसको लागू करने के लिए साइन किया गया। ठीक है, 284 होगा, 299 तो पहले था। लास्ट क्लास में जैसे मैंने पूरा सेग्रीगेट करके आपको बताया था कि कितने मेंबर्स थे, 384 मेंबर्स थे। ठीक है, फिर बाद में चेंजेस हुआ वगैरह वगैरह। हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल डिड द कॉन्स्टिट्यूशन हैव व्हेन इट वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949? तो क्या है? 22 पार्ट्स, सॉरी ये नहीं होगा, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। ऑन व्हिच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, नाउ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे? क्या होगा? जनवरी 26, 19, अरे यार गलत मार्क क्यों कर रहा हूं सारा, जनवरी 26, 1950। हाउ लॉन्ग डिड द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टेक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 years, 11 months एंड 18 days। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक? ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका आंसर? जीवी भवलांकर। ठीक है, ओके। सो आफ्टर दिस रिकैप लेट्स बिगिन। आज हम लोग देखने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं आज। ओके, सो सबसे पहला फीचर देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? रिटन है। अब बात यह है कि फ्रेमर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनको ऐसा क्यों फील हुआ कि ये लिखा जाना चाहिए? तो आप एक बात समझो कि अगर हम लोग इस चीज को लिखेंगे नहीं तो होगा क्या? फ्रेमर्स को ऐसा लगा कि हम लोग तो 10-20 साल है, उसके बाद हम लोग रहे ना रहे, अगर 30 साल बाद या फिर आज से 50 साल बाद, ये 1950 का बात है, आज से 50 साल बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कुछ पॉलिसी मेकिंग को लेके कुछ भी एक अनबन होता है, अगर लोगों को अपने राइट्स देखने हैं, अगर लोगों को अपने मॉरल ड्यूटीज को पता करना है, तो इन सबका एक जो है एक बुकलेट बनना चाहिए। एक ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस जितने भी चीजें हैं, ये एक्युमुलेट करके हमको एक जगह में रखना चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग पिछले, मैं 1950 का ये सेंस बता रहा हूँ, माइंडसेट बता रहा हूँ,
हम लोगों को पिछले 300-400 सालों से हम लोगों को गुलामी में रखा गया है। हम लोगों को आदत नहीं है कि फंडामेंटल राइट क्या है, कि हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। चलो जनरेशन बाय जनरेशन सबको बाय डिफॉल्ट पता है कि हाँ चलो फंडामेंटल राइट क्या होता है, हमको अपने हक अधिकार बहुत बखूबी पता है। ऐसी बात नहीं है, वी आर बीइंग न्यूली एक्सपोज्ड टू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेमर्स को ऐसा लगा कि लिखा जाना चाहिए, अगर कहीं पे लिखा होगा तो फिर हम लोग बाद में जाके इसको रिविजिट कर पाएंगे इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कभी भी एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर दूसरे किसी एग्जाम्स के स्टेज 1 में पूछा जा सकता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कंट्री का है, तब तो नाम आएगा इंडिया का। बट अगर ऐसा होता है कि पूछा गया कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, ठीक है, कंट्री नहीं बोला, स्टेट नहीं बोला या दूसरा कुछ भी नहीं बोला, कोई प्रोविंस नहीं बोला, अगर इन जनरल पूछा जाता है कि कौन से जगह का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, तो तब नाम आएगा अलाबामा, ठीक है। ठीक है, तो आप घर जाके मैप में इस चीज को देख सकते हो, इस जगह को देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये यूएसए के आसपास है, यूएसए का पार्ट है। तो बेसिकली यूएसए में क्या चलता है कि यूएसए का एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन तो है, और यूएसए के जो छोटे छोटे अलग अलग जो स्टेट्स है, जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो इसी तरीके से अलाबामा का जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसको हम लोग कंट्री तो नहीं मान सकते, इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। अच्छा, अब इंडिया एज ए कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, तो बहुत बड़ा होने का कारण भी है। देखो, फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो वैसे भी देश तो डिवाइड हो ही रहा था डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान हो गया था, उधर बांग्लादेश को पाकिस्तान ने रख लिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को आ रही थी, तो और भी डिवीजन ना हो या लोग इससे देश को और डिवाइड करने के लिए उत्सुक ना हो, इसीलिए अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखने का सोचा भी नहीं। ऐसा मतलब ब्लंडर, ऐसा पाप किया भी नहीं फ्रेमर्स ने। तो फ्रेमर्स ने क्या सोचा कि हम लोग पूरे इंडिया का, पूरे देश का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाएंगे। अब आप समझो, अगर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें पूरे देश के जो इन जनरल नेशनल इश्यूज से रिलेटेड चीजें भी होंगी, हर एक स्टेट का भी अलग अलग चीज होगा, बहुत सारे स्टेट्स को अलग अलग प्रिविलेजेस भी मिला हुआ है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज वाले स्टेट्स भी हैं, तो उनके बारे में भी बहुत सारे राइट्स वहां पे लिखे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, बट वो कुछ साल पहले तक ही था, उसके बाद तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मर्ज हो गया था। ओके, नेक्स्ट, पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी का बेसिक मीनिंग क्या है? पॉपुलर सॉवरेंटी का बेसिक मीनिंग ये है कि पीपल और द पब्लिक विल डिसाइड कि कौन पावर में आएगा, ठीक है। पब्लिक डिसाइड करेगी कि पावर में कौन आएगा, ठीक है। तो लोगों का राज है, लोगों का राज है यहाँ पे, ठीक है। लोगों के मर्जी से सब कुछ हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। सोवरेन, अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन का मतलब है कि अपने मर्जी से अगर कोई कुछ कर सकता है तो उसको सोवरेन बोला जाएगा। जैसे इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। जैसे आप मान लो, एक मैं एग्जांपल देता हूं अच्छा सा, कि इंडिया जब रशिया के साथ ऑयल डीलिंग कर रहा था, जब एकदम शुरू हुआ था, इन पीक पे था ये सारा ऑयल डीलिंग्स, तो यूएसए ने बीच में दखलंदाजी करी थी। तब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर जी, उन्होंने क्या बोला था, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, हम लोग अपना देख लेंगे कि हम लोगों को कौन से कंट्री के साथ कौन सा ट्रेड करना है, किसके साथ क्या रिलेशन रखना है, किसके साथ क्या रिलेशन नहीं रखना है, राइट। हमारे इंटरनल लॉस क्या होंगे, हमारे एक्सटर्नल लॉस क्या होंगे, हम अपने सिटीजन्स पे टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे तो कितना टैक्स लगाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग बाहर के किसी का
दखल अंदाजी नहीं चाहते, हम लोग खुद से डिसाइड करने में सक्षम है और हम लोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है? इसी का मीनिंग है सोवरेन। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आ रहा है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अच्छा, यहां पे आप एक चीज समझो, जो कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है जरूरी नहीं है कि वो रिपब्लिक होगा, और जो कंट्री रिपब्लिक है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी फॉलो करता होगा। ठीक है, मतलब ये तो हो जाएगा, दूसरा वाला तो हो ही जाएगा, बट बात वही है कि रिपब्लिक होने से डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी होने से रिपब्लिक। ठीक है, तो अभी जो मैंने पहला वाला बोला रिपब्लिक होने से डेमोक्रेसी, वो तो चलो आप एक माइंडसेट के साथ कर सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी है मेरे अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर देश में डेमोक्रेसी है तो उसमें वो देश रिपब्लिक भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट? ओके, तो यहां पे देखो कि जैसे अगर मैं बात करूं कि ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, लोग अपना पीएम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट ब्रिटेन का जो हेड है वो मोनार्क है, राजा रानी वाला अभी तक का सिस्टम चल रहा है ब्रिटेन में। ठीक है, यहां से आपका एक होमवर्क बनता है, होमवर्क नंबर 1 फ्रॉम दिस सेशन, कि आप ये सोचो कि, और ये मुझे कमेंट में बताना, थोड़ा गूगल में जाके सर्च करना, गूगल को थोड़ा सा तकलीफ दो, गूगल को भी लगे कि कुछ सम्मानजनक पूछा गया है, अदरवाइज तो आप लोग इधर उधर का चीज ही पूछते रहते हो गूगल से, कि ब्रिटेन ने अभी तक मोनार्क वाला सिस्टम हटाया क्यों नहीं। ऐसा तो मोनार्क का कुछ काम है नहीं, और ये बहुत पुरानी प्रथा है, अभी तो बहुत मॉडर्न टाइम्स चल रहा है, जबकि ब्रिटेन खुद बहुत मॉडर्न है। ठीक है, ब्रिटेन में ये सारी राइट्स वगैरह का बात बहुत पहले से होता है। ठीक है, तो आप बताओ कि मोनार्क सिस्टम ब्रिटेन ने अभी तक क्यों रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला सोच के बताना आप। ओके, ब्रिटेन में मोनार्क है बट वहां पे डेमोक्रेसी भी है। अच्छा, अब रिपब्लिक का मीनिंग क्या हो गया? ये डेमोक्रेसी का मीनिंग आपको पता चल गया? चलो, ये तो डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं पता चला आपको, ये मैंने बताया कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है बट ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ये मैंने डिफरेंस बताया। अब डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी में पब्लिक इज द किंग, लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा पार्लियामेंट में, जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा, वो हमारे सर्वेंट के हिसाब से, पब्लिक सर्वेंट है वो, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आप लोग भी जानते हो, तो वो लोग पब्लिक सर्वेंट है और वो लोग हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे, हमारे लिए स्कीम्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास पैसे नहीं है डॉक्टर दिखाने का, तो आयुष्मान भारत स्कीम योजना। ठीक है, अगर आपके पास घर नहीं है, खुद का घर बनाने का इतना पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो बहुत सारे ये सब योजना, स्कीम वगैरह ये सब लॉन्च किए जाते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ओके, ये हो गया डेमोक्रेसी, समझ में आ गया, लोग डिसाइड करके भेजते हैं पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव और वो लोग हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी में पब्लिक इज द किंग, हालांकि ऐसा हाइपोथेटिकल है। एनीवेज, रिपब्लिक का मतलब ये है, डेमोक्रेटिक हमने समझ लिया, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा, यहां पे स्टेट मतलब कंट्री का बात किया जा रहा है, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टेन्योर। फिक्स टेन्योर मतलब एक टाइम फ्रेम, एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए। किस तरीके से इलेक्टेड होना चाहिए? या तो डायरेक्टली होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। अब इसमें इतना डीप में हम लोग नहीं जाने वाले। ठीक है, अब इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, कैसे पता चला? चलो प्रूफ हो जाएगा। इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। अब इसमें क्या रूल है, कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये सब हम लोग जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, और फिक्स टेन्योर के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री एज वेल एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, बट ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट इट इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी से हो रहा है, वो इलेक्शन से नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अच्छा, बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब देखो, रिजिड और फ्लेक्सिबल का आपको मैं मतलब बता देता हूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता कभी भी। और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस का प्रावधान है।
अब देखो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, मॉडर्न टाइम्स आएगा, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी मॉडिफिकेशन चेंजेस लाया जाएगा, या तो हटाया जाएगा, एडिशन होगा, डिलीशन होगा, ठीक है, एंड चेंजेस भी होगा, ठीक है। तो हमको जो अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस करने का जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है आर्टिकल नंबर 368 में, राइट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे एक्चुअली हम लोग रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का जो बेसिक चीज है वो हम लोग थोड़ा आगे जाके देखेंगे जब हम लोग केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे, 1973 का केशवानंद भारती केस। उसमें पार्लियामेंट ने कुछ चेंजेस करना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये सारे चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट ने पूछा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका जो डेफिनेशन है वो नहीं बताया और इस कंसेप्ट को ओपन एंडेड रख दिया, ठीक है, यानी एंड नहीं किया, क्लोज एंड, ठीक है, यानी खत्म नहीं किया, इसको ओपन रख दिया इस माइंडसेट को, ठीक है। सेकुलर स्टेट। अच्छा, अब देखो सेकुलर स्टेट का मतलब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू, दो एस्पेक्ट से समझा जा सकता है। एक तो ये है कि जो स्टेट है या जो कंट्री है, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री के बारे में बात किया जा रहा है, जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो खुद कोई रिलीजन फॉलो नहीं करेगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट खुद किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा या फिर फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि सारे रिलीजियंस स्टेट के नजरों में इक्वल है, ठीक है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। तो स्टेट के नजरिए से, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सारे रिलीजन इक्वल है, बट स्टेट किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया, आई होप आपको। ओके, नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो सबसे पहले समझ लो, देखो दो तरीके का सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। यहां से आपका होमवर्क नंबर 2 आ जाएगा आज के सेशन का। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट डिवाइड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड उनको अपने अपने जो ड्यूटीज है, अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरा करना होता है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यहां पे सिंगल सेंटर होता है, यहां पे सिंगल सेंटर होता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल तो बोलते हैं हम लोग इसको कि फेडरल सिस्टम है, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको कि ये फेडरल सिस्टम है, बट बेसिकली ये फेडरल सिस्टम वो यूनिटरी बायास्ड है, यानी सॉरी, यानी फेडरल सिस्टम है बट इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूनिटरी सिस्टम के भी है, यानी बायास्ड मतलब पार्शियल, तो थोड़ा यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा झुकाव है, बट फेडरल फीचर्स भी इसमें है। तो कैसे यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ इसका झुकाव है, आप देखो हम लोग फॉलो करते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, तो ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट का एक फीचर है। अगर फेडरल पूरा ही इतना ही फेडरल होता तो स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बट ये नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैंने रीजन बताया। वैसे ही इतना डिवाइड वगैरह चल रहा है देश का और लोगों को नहीं भड़काना है। देन सिंगल सिटीजनशिप है, आज को अगर तमिलनाडु चाहेगा कि अपने सिटीजन्स को, तमिलनाडु स्टेट के सिटीजन्स को वो तमिलनाडु का सिटीजनशिप दे दे तो वो नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा अरे भाई रुको, हम जिंदा हैं अभी, ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी इन पैरामीटर्स पे कुछ पैरामीटर्स है, हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स पे कौन सा माइंडसेट, कौन सा रूल फॉलो होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट का यूनिटरी माइंडसेट फॉलो होता है, ठीक है। जैसे हमारा फ्लैग एक ही है, आज को अगर पंजाब चाहेगा उसका खुद का एक फ्लैग बनाने के बाद वो रेस करेगा पंजाब के सारे ऑफिसेस में, तो वो नहीं चलने वाला, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो क्योंकि इन सारे फीचर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम तो है,
क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसीलिए फेडरल सिस्टम तो है बट विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज विदाउट कम्युनल। ठीक है, कम्युनल यानी यहाँ पे रिलीजियस भावना को आपको नहीं लाना है। ठीक है, जात पात नहीं करना है यहाँ पे, यानी अगर कोई किसी को अगर वोट करना है, ये वोटिंग के मामले में बोला गया है, अगर किसको वोट करना है तो उसको एडल्ट फ्रेंचाइज से सिलेक्ट किया जाएगा, यानी वो एलिजिबल होगा एडल्ट फ्रेंचाइज से, उसका 18 साल का बस उम्र होना चाहिए। ठीक है, बाकी किसी जात पात रिलीजन के बेसिस पे हम लोग, या फिर किसी के पास दिस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन है कि नहीं, आपको याद आ रहा है, ये सारे हमने चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट में देखा था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो है कि नहीं, इन सब चीजों पे बेस नहीं करेगा, सिर्फ इस चीज पे बेस करेगा उसका उम्र कितना है, वो एडल्ट है कि नहीं, अगर 18 इयर्स का है तो वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन था, जिसमें जो मुस्लिम्स के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन होगा वो लाया गया था, मिंटो, याद है। ठीक है, मिंटो। ओके, नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, ये तो मैंने बता ही दिया कि सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, यहां पे अभी एक बात समझो, जो गवर्नमेंट है उसके बेसिकली 3 सेगमेंट है, जो गवर्नमेंट है उसके बेसिकली 3 सेगमेंट है। क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी का देखो 2 तरीके का माइंडसेट हो सकता है। एक माइंडसेट तो आपको यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स में दिख रहा है। ओके, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में क्या है कि देखो, सेंटर का अगर मैं बात करूं, सेंटर में लेजिस्लेचर मतलब, लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आएगा लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव मतलब, एग्जीक्यूटिव में 2 पार्ट होगा, एग्जीक्यूटिव में होगा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा, अगर वो जीते तो बहुत सारे लोग रह जाएंगे प्रोबेबली। ठीक है, या फिर हार गए तो फिर अगली नई गवर्नमेंट आएगी, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। परमानेंट कौन है? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये लोग। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सीओएम मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, तो जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी है, तो नरेंद्र मोदी जी इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड माने जा रहे हैं क्योंकि वो पीएम है। साथ साथ में पार्लियामेंट में भी उनका एक आइडेंटिटी है, वो लोकसभा के एमपी है, तो उनका 2 आइडेंटिटी हो गया, एक तो वो पीएम भी है, एक वो राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर भी है। तो बट ये पूरा अलग रखा गया है, ये पूरा अलग रखा गया है, कहां से? इससे। ठीक है, जुडिशरी से पूरा अलग रखा गया है। यहां पे जो जुडिशरी में जितने भी लोग हैं, इनका यहां पे कोई भी दखल अंदाजी नहीं है। ठीक है, कोई चीफ जस्टिस या जज आके लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता, अगर बनता है तो वो फिर यहां काम नहीं कर सकता। ठीक है, अदरवाइज ये बहुत एक मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, इसीलिए बोला गया कि जुडिशरी सबसे पावरफुल है। ठीक है, जुडिशरी को एकदम अलग रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर। अभी अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं कि कौन सा चीज सबसे पावरफुल है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट सबसे पावरफुल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अगर मैं 4 ऑप्शन दूं, कौन सा चीज सबसे पावरफुल है? प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होगा यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, बट अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे हमको अधिकार मिले हैं, बहुत सारे हमको अधिकार दिए गए हैं अंडर पार्ट 3। अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स भर भर के बहुत सारा लिखा गया है।
ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, बाद में इनको एड ऑन किया गया है, ठीक है। ओके, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो कुछ प्रिंसिपल्स है, डीपीएसपी बोला जाता है इनको शॉर्ट फॉर्म में। कुछ प्रिंसिपल है, अगर स्टेट कुछ स्कीम, कुछ योजनाएं, कुछ पॉलिसी बना रहा है अपने सिटीजन्स के लिए, तो उनको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर आपको अंतर समझना है तो आप एकदम स्मॉल स्केल से शुरू करो। जैसे आप घर पे हो, आपके घर पे आपने टीवी चलाया एंड आप देख रहे हो, आप कोई भी चैनल देख सकते हो, जब कभी भी आप टीवी चलाना है आप चला सकते हो, आपका घर है, आपकी मर्जी है, ये आपका अधिकार है, राइट है। बट जब आप 1 घंटा टीवी देख लो और आप वहां से सोफे से उठ के जा रहे हो, तो आप ये देखो कि सोफा फिर ढंग से आपको रख के भी जाना है, लाइट फैन का स्विच ऑफ करके, टीवी का स्विच ऑफ करके जाना है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फेडरल फीचर्स, ठीक है। हमने देख लिया कि फेडरल फीचर भी है और यहाँ पे क्या है, यूनिटरी फीचर्स भी है। डिवीजन ऑफ पावर्स, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनमें पावर्स का डिवीजन कर दिया गया है। आप अगर 7th शेड्यूल देखोगे, वहां पे फेडरल लिस्ट है, वहां पे 3 लिस्ट बनाया गया, कौन सा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स, वो सारे वर्क स्कोप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आएंगे। स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर्स या वर्क स्कोप है जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आएंगे। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे वर्क स्कोप्स हैं जिसमें दोनों का दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे जगहों पे क्या किया गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। तो ये फेडरल सिस्टम के हिसाब से है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है एकदम से पूरा लिख लिया गया, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विल गो विथ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो भी है बहुत सारी चीजों को लिख लिया गया। अच्छा, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर अनरिटन भी होगा। आप सोचो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। तो जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो अभी ब्रिटेन ने लिखा क्यों नहीं, आप बताओ, ब्रिटेन ने लिखा क्यों नहीं। देखो 1200 एडी ईयर में ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स की बातें चलती थी। जब यहाँ पे इंडिया में हम लोग तलवार और भाले से लड़ रहे थे, तब वो लोग फंडामेंटल राइट्स की बातें कर रहे थे। तो ब्रिटेन पहले से ही बहुत मॉडर्न था, ठीक है। तो ब्रिटेन को इतना फील नहीं हुआ कि हाँ हमको अलग से लिख के एक बुकलेट बना के रखना पड़ेगा। अब उन्होंने, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन कहीं पे भी लिखे नहीं हुए, लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट्स, लिखा हुआ है, ठीक है। बट कंपाइल करके, एक्यूमुलेट करके एक बुकलेट नहीं बनाया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं किया गया। तो इसीलिए ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन है, राइट। समझ में आ गया, ओके। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली ये एक फेडरल फीचर है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो, अगर रिजिड है, इसमें क्या है, इसमें चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बारे में ही बहुत सारी बातें लिखी होंगी, ठीक है। दोनों को ही बहुत सारे वर्क स्कोप दिए होंगे जिसमें दोनों को अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है, ओके। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ा है। प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड, मैंने और एक क्या एग्जांपल दिया था, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। कौन सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, बट सुप्रीम कोर्ट इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, ये मैंने आपको यही पे बता दिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग है एकदम, ओके। नेक्स्ट, बाइकैमरल यूनियन पार्लियामेंट, ये आपको पता ही है, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट्स में भी है अलग अलग, ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो बाइकैमरल यूनियन पार्लियामेंट, गॉट इट।
ओके, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख रहे हो कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर स्टेट का होता है, प्राइम मिनिस्टर देश का होता है, गवर्नर इज इक्विवेलेंट टू मोर और लेस एनालॉजिकल टू प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर होता है और पूरे देश के हिसाब से बात करें तो क्या होता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है। ओके, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब आप यहां पे देखो एक चीज, जस्ट अ मिनट, स्ट्रॉन्ग सेंटर यहां पे भी लिखा हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं पे मिस तो नहीं किया। तो यूनिटरी गवर्नमेंट है तो आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादातर पावर यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेट करके रखेंगे। तो बहुत सारी चीजें कि अगर आपको फ्लैग अपना चेंज करना है, अगर आपको दो स्टेट्स का बाउंड्री में डिवाइड करना है, उसको दो टुकड़ों में बांटना है, जैसे आंध्र प्रदेश को बांट के तेलंगाना कर दिया गया और आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया, ये सारी चीजें सेंट्रल लेवल पे होंगी, ठीक है? यानी सेंटर पावरफुल होना चाहिए, सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, पावर ऑफ द सेंटर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट्स और चेंज देयर बाउंड्रीज, ये मैंने इसी में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी सेंट्रल लेवल पे होंगी, ठीक है? हमारे देश में 3 तरीके के इमरजेंसी का प्रोविजन है। एक हो गया आर्टिकल 352, ये क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, फिर हो गया आर्टिकल 356, ये हो गया स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट आर्टिकल 360, ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? ओके, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूनिटरी फीचर है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि यूनिटरी मतलब यूनिट एक ही जगह में फिक्स है, ठीक है? इसको या आप बोल सकते हो सेंट्रलाइज भी बोल सकते हो, डिसेंट्रलाइज नहीं बोल सकते। सेंट्रलाइजेशन, एक जगह पे पावर का एक्यूमुलेशन है, तो एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग नहीं होगा, ये स्टेट्स को अधिकार नहीं मिला है। तो ये फेडरल फीचर कैसे होगा? फेडरल मतलब जब सेम पावर स्टेट्स और कंट्री को भी मिले, ठीक है? ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये यूनिटरी फीचर है। अब पहले हमने जुडिशियल सिस्टम का देखो 2 प्रॉपर्टी है, एक है इंडिपेंडेंट है वो, बाकी दोनों ऑर्गन से अलग है, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। जुडिशियरी अलग है बाकी दोनों से, ये हो गया इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट जो जुडिशियरी का फीचर है वो है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब देखो ये हो गया जो सेशन कोर्ट्स है, जो लोकल कोर्ट है, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो आप अगर मैं बोलूं कि किसका वर्क स्कोप ज्यादा है, किसका वर्क स्कोप ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्क स्कोप ज्यादा है। अगर कोई केस लोकल कोर्ट में चल रहा है, अगर कोई केस लोकल कोर्ट में चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा है, एंड सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फील हो गया कि नहीं इसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट को निर्देश दे देगा कि ये वाला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर जरूर करा, ठीक है? ये वाला जो केस है आप लोग सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करो और हम लोग देखेंगे इसको। अच्छा, अब यहां पे है कि अगर आपका जजमेंट निकल गया है, वर्डिक्ट हो गया है हाई कोर्ट से, एंड आप लोग अगर कोई PIL फाइल करते हो, तब आपका केस सुप्रीम कोर्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, जो अलग बात है, ठीक है? एक्सेप्ट करेगा, ऐसा हो सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट खुद से दखल अंदाजी करके, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं इस वाले कोर्ट का जो ये वाला जो केस है और ये जो लोकल कोर्ट में चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, या इसका जो वर्डिक्ट आया है हम लोग खुद से इसको फिर से रिव्यू करेंगे, ठीक है? तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। गवर्नर ऑफिस, तो गवर्नर ऑफिस में देखो गवर्नर सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? सेंटर से होता है, वो प्रेसिडेंट करता है वो, ठीक है? समझ में आ रहा है? ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज देखो 3 ही है, हाँ,
एक है IAS, एक है IPS और एक है IFS। यहाँ पे F का मतलब है फॉरेस्ट। आप लोग बोलोगे ऑल इंडिया सर्विस तो बहुत सारा है, देखो बाकी सारी चीजों को सेंट्रल सर्विसेज बोला जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। बट इन तीनों को ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तीनों का जो सेगमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर में भी है और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर में भी है। बाकी सारे सेंट्रल सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उनका ट्रांसफर हो सकता है किसी ना किसी स्टेट में, किसी ना किसी जगह में। काम वो लोग डायरेक्टली कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही। ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, बट प्रोबेबली स्टेट गवर्नमेंट के मैनेज्ड ऑफिस में काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज को देखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कामकाज को देख सकते हैं। इसीलिए इन तीनों को ही ऑल इंडिया सर्विस बोला गया है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट वगैरह देखती है गवर्नमेंट का जितना भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सब कुछ ये इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन बॉडी, नेशनल लेवल इलेक्शन बॉडी, ठीक है, इनको संभालती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, यूनिटरी फीचर्स है, ये सेंट्रल लेवल पे ये सारी चीजें कंट्रोल होती है। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बारी क्या है कि क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत बारी क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारी चीजों के लिए। तो बैग ऑफ बोरोइंग्स, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स का ये कहना है कि इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो पढ़ते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग्स है। यानी बहुत सारे कंट्रीज से आपने अपने जितने भी लॉज थे उनको, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पिक किया एंड बना दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारे आइडियाज लिए गए हैं, ठीक है, ये हम लोग मानते हैं, बट उनको अपने हिसाब से अपने कंट्री में कौन सा फिट बैठेगा, कितना अपने कंट्री में फिट बैठेगा, उनका जो इंटेंसिटी है, उन सारी चीजों को मॉड्यूलेशन किया गया है, उसमें मॉडिफिकेशन, ट्विस्टिंग, ट्विकिंग किया गया है। अदरवाइज हमारे कंट्री के साथ कैसे फिट बैठेगा? ठीक है, अब देखो किसी ना किसी कंट्री ने तो कहीं ना कहीं से वैसे भी स्टार्टिंग में लिया ही होगा, बहुत सारी चीजें हमने भी नया डाला है, उन्होंने भी नया डाला होगा, जिन कंट्रीज से हमने ये सारा कंसेप्ट उठाया है, राइट। एंड हमारा जो कॉलोनाइजेशन है वो बहुत लेट तक चलता रहा, 20th सेंचुरी तक चलता रहा, इसलिए हमको लेट भी हुआ। और अब जितना लेट होगा उतने और कंट्रीज का कॉलोनाइजेशन ओवर हो गया, तो उनसे हमने कुछ ना कुछ चीजें ले लिया। अब बना बनाया है तो अगर हमको सही लग रहा है, फिर हमने उसमें बना बनाए चीजें में हमने मॉडिफिकेशंस किया, हमारे कंट्री के लिए फिट बैठा तो हमने बैठा दिया, उसमें बुराई क्या है? ओके। स्ट्रॉन्ग सेंटर, बहुत बारी ऐसा बोला जाता है कि सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाने का, थोड़ा रिजुविनेट करने का मौका ही नहीं मिलता। बट ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक बात समझो, ठीक है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होना क्यों जरूरी है? हमारे देश में जितनी भी बार फॉरेन इन्वेंशन हुए हैं, हमारे देश में जितनी भी बार फॉरेन यानी बाहर से कोई आके किसी ने अटैक किया है, फॉरेन इन्वेशंस हुए हैं, वो क्यों हुआ है? क्योंकि सेंटर वीक था। मुगल्स कब आए? क्योंकि सेंटर वीक था। ब्रिटिश कब आए? क्योंकि सेंटर वीक था। मुगल्स, या फिर मान लो अगर खिलजी डायनेस्टी चल रही है, मुगल डायनेस्टी चल रहा है, उनको पता ही नहीं कि साउथ में क्या चल रहा है, साउथ में कौन है, या फिर शायद वहां पे विजयनगर एम्पायर है, वहां पे मराठास है, निजाम से, वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी को एक दूसरे से लेना देना ही नहीं था। तो अगर अभी यहाँ पे देखो, आज के डेट में अगर हमारे देश में अगर कुछ महीनों पहले मणिपुर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो सेंटर ने क्या किया? पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी कि नहीं? तो ये सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर असम, नागालैंड, अरुणाचल में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सेंटर दखल अंदाजी करेगा, वो स्टेट के ऊपर नहीं छोड़ के रख सकता। इसलिए सेंटर का मजबूत होना, स्ट्रांग होना जरूरी है। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो गांधी जी का लॉजिक क्या था? गांधी जी का लॉजिक ये था कि एकदम ग्रास रूट लेवल के लोगों को आप शामिल करो, ठीक है, उनको आप पावर में शामिल करो, उनके माइंडसेट को समझो और कॉन्स्टिट्यूशन आप फ्रेम करो।
ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट्स को प्रमोट करो। बट उस टाइम के और भी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स बोल सकते हो या फिर जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका मानना ये था कि देखो 1950s का टाइम है, एकदम ग्रास रूट लेवल में कौन लोग होंगे, जो लेबरर्स हैं या फिर जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट वैसे भी उस टाइम में कितना ही रहा होगा, 20-25% लिटरेसी रेट रहा होगा, बहुत कम लोग पढ़ लिख जाते थे, और जितने भी लोग पढ़ लिख जाते थे वो लोग मेनली इलाइट क्लास के ही थे। तो ग्रास रूट लेवल के लोगों को एकदम साथ में लेके चलना एंड उनके माइंडसेट से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, वो इतना पॉसिबल या फिजिबल उस टाइम पे नहीं हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, अन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो उन्होंने ऐसा बोला, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने ऐसा बोला कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारे कंसेप्ट या सेगमेंट उठाए एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इंडिया का जो वजूद है, हिंदुस्तान का जो वजूद है कि यहाँ पे उपनिषद, वेदास, ठीक है, ये संहितास, ये सारे मिलते हैं, तो इन सारों को लेके, इन सारी चीजों से क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क रेडी किया गया। अब यहाँ पे फ्रेमर्स का जवाब ये था कि देखो अभी 1950 का टाइम है, अभी मॉडर्न एरा है, यहाँ पे आपको इक्वलिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, सोवरेंटी, डेमोक्रेटिक, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करना चाहिए, ठीक है। ये जो वेद उपनिषद है वो ठीक है आपके वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट वो क्या है, उससे आप देश नहीं चला सकते, वो तो एंशिएंट इंडिया के है ना, एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। आपको टाइम के साथ साथ बदलते रहना पड़ेगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ बदलते रहना पड़ेगा। ओके, द एलिफेंटाइन साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली ये होगा ही, क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा बुकलेट बन गया, हैवी बन गया ये चीज, ठीक है, ये तो होना ही था। कार्बन कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, अब ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सच्ची बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं उस चीज का आंसर देने वाला हूं जो मैंने बहुत क्लासेस पहले बताया था कि क्यों इंडियंस ने ब्रिटिशर्स जाने के बाद ब्रिटिश के द्वारा लागू किए गए रूल्स को, ब्रिटिश के द्वारा लागू किए गए इंस्टीट्यूशंस को खारिज नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब देखो, ब्रिटिशर्स इतने टाइम से इंडिया पे राज कर रहे थे, हम पे बहुत जुल्म ढा रहे थे, हम लोगों ने गुलामी में जिया है, समझ ली, बट ब्रिटिशर्स ने विथ फुल ऑफ एक्सपीरियंस देश को चलाया है। एंड 1935 का जो एकदम फ्रेश एक्ट था, उसमें बहुत सारी चीजें इंडियंस के द्वारा सजेस्ट किया गया था एंड वो उस एक्ट में लिखा गया था। तो उसी एक्ट को 40-50% मान के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। अब इसका कारण ये भी है कि देखो ब्रिटिशर्स ने इतने टाइम से जो चलाया है, वो लोगों ने इन्हीं सारे एक्ट को फॉलो करके चलाया है। हाँ ठीक है, हम पे जरूर जुल्म ढाया है, बट एक सिस्टम बन गया था हर चीज का। बहुत सारे कॉलेजेस, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन ब्रिटिशर्स ने बनवाए हैं। अभी जो क्या है, हमको इंडिपेंडेंस मिलने जा रहा है एंड सिस्टम ट्रांसफर होने जा रहा है। अभी हम लोग अगर ऐसा बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किए गए किसी भी रूल को हम लोग नहीं मानेंगे, उनके द्वारा स्थापित किया गया जितना भी कॉलेजेस, बिल्डिंग है, सबको तोड़ फोड़ देंगे, तो क्या होगा, सिस्टम टॉपल कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ के बहुत सारे एक्ट्स को हमने डायरेक्टली ले लिया एंड एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आईपीसी। कब आया था 1860 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। अभी तो चलो बीएनएस में कन्वर्ट हो चुका है, बीएनएस वैसे पास तो बहुत पहले हो गया था, बट इंप्लीमेंट अभी हाल ही में हुआ है। सॉरी, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, तो क्या है बेसिकली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, उस टाइम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, वहां पे काफी सारे मेंबर्स लॉयर्स ही थे, ठीक है। लॉयर्स तो क्या बेसिकली बैरिस्टर थे। अब डिफरेंस क्या है, देखो बैरिस्टर उनको बोला जाता है जो उस टाइम पे बाहर से फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर लॉ पढ़ के आते थे, उनको बैरिस्टर बोला जाता है, और जो लोग यहाँ पे लोकल कॉलेज वगैरह से लॉ पढ़ रहे हैं तो उनको लॉयर बोला गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क निकलता है आपका, बट ये होमवर्क नंबर 3 होगा, मैं होमवर्क नंबर 2 देना आपको भूल गया। 2 ये है कि यूनिटरी गवर्नमेंट कौन से कंट्री में है, आप ये निकाल के लाना। और पहला होमवर्क क्या था पहला होमवर्क क्या था कि ब्रिटेन में मोनार्क क्यों है, ठीक है, ब्रिटेन में मोनार्क क्यों है। ओके, अब यहां पे आपको ये होमवर्क है कि एडवोकेट, आपने नाम सुना होगा,
एडवोकेट वर्सेस लॉयर्स, एडवोकेट वर्सेस लॉयर्स, इसका डिफरेंस आप लोग सोच के मुझे बताना, ठीक है, गूगल से टाइप करके बताना। ओके, अभी चलते हैं हम लोग प्रियम्बल में। अब प्रियम्बल में जाने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, कि चलो ये सही है कलर। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजों का उल्लेख नहीं है। जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। जन जुडिशियल रिव्यू ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। और एक चीज, अगर मेंशन है, बहुत सारी चीजें अगर मेंशन है तो उनका डेफिनेशन नहीं है। जैसे मान लो अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है बट डिफाइंड नहीं है। अच्छा, और एक चीज, कुछ चीजें जो हैं उनका उल्लेख तो है बट उनका जो डेफिनेशन है वो हमारे कंट्री के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे मान लो डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, यहां पे मैंने सेकुलर लिख दिया, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट। यहां पे अभी आप देखो कि हम लोग के कंट्री के हिसाब से इसका डेफिनेशन अलग हो सकता है, ठीक है। कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा इसका इंटेंसिटी। तो डेमोक्रेसी क्या है, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजती है, वो लोग हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पब्लिक इज द किंग, रिप्रेजेंटेटिव्स आर द सर्वेंट, ठीक है, ओके। बट आप देखो स्विट्जरलैंड का बात करो, स्विट्जरलैंड में क्या है कि बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होता है। स्विट्जरलैंड में है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल मतलब क्या है कि आपने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा पार्लियामेंट में, अब 2 साल बाद आपने देखा कि इसने तो कुछ खास काम ही नहीं किया, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। यानी उसका जो पार्लियामेंट का जो वो सदस्य है, मेंबर है, वो खारिज हो जाएगा, राइट टू रिकॉल, ठीक है। फिर रेफरेंडम का राइट भी है, यानी अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, कोई स्कीम लेके आ रही है, तो पब्लिकली उसका वोटिंग होता है कि पब्लिक तय करती है कि चलो कितने लोग इसमें अपना कंसेंट दे रहे हो पॉजिटिव वे में कि हाँ हम लोग राजी है, ये स्कीम लेके आओ। बट ये इंडिया में तो नहीं होता, पब्लिक से नहीं पूछा जाता ना ये चीज। तो ये स्विट्जरलैंड का डेमोक्रेसी का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, ओके। सोशलिस्ट बेसिकली क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पे सोशलिस्ट का वो मीनिंग नहीं है जो कार्ल मार्क्स और लेनिन ने दिया था। यहाँ पे सोशलिस्ट का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी प्रैक्टिस होता है। इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रैक्टिस नहीं होता, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी प्रैक्टिस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, प्रियम्बल यूएसए से लिया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का आइडिया जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, प्रियम्बल बेसिकली क्या है, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। याद है 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका प्रस्ताव रखा था, ठीक है। इट ड्राफ्ट मूव्ड बाय नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या है, इंडेक्स है, एक आउटलाइन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है। उसमें मोटा मोटा कुछ सेगमेंट्स लिखा हुआ है, सोच लिखा हुआ है। इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 व्हिच एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे हुए, हम लोग पढ़ेंगे, सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, 100 के ऊपर है, हम लोग इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। एंड इसमें इन तीनों वर्ड्स को ऐड
किया गया है। ठीक है, क्या क्या है? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया और डिस्कस करेंगे हम लोग। सोशलिस्ट, सेकुलर मैंने बता दिया था आप सभी को। इंटीग्रिटी क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, वो लोग अपने इंटीग्रिटी के साथ, अपने ऑनेस्टी के साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, तो सोर्स तो हमने देखा यूएसए है, इसमें इसके साथ कनेक्ट किया गया ओपनिंग और क्लोजिंग को कि मेन सोर्स क्या है, मेन पावर किसके हाथ में है? वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सही है, हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन सही है, हम लोग इसको रजामंदी देते हैं, साइन करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं और अडॉप्ट, एनेक्ट करके हमारे पास रख लेते हैं। ये चीज हुआ 26 नवंबर 1949 को एंड 26 जनवरी 1950 को ये इसको कमेंस कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया। दिस कन्वे दैट द कॉन्स्टिट्यूशन emanated from the people of India and the sovereignty under constitution vested in people of India। तो जो सोवरेंटी है, ठीक है, सोवरेंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सोलली किसके साथ है? वो पीपल ऑफ इंडिया के साथ है, लोगों के साथ है। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको सोशलिस्ट का मीनिंग थोड़ा बता देता हूं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो सेगमेंट्स तो हो ही गया था। एक हो गया यूएसए एंड उसका एलाइज, और यूएसएसआर। अभी तो यूएसएसआर है नहीं, ठीक है, आप मोटा मोटा इसको समझ लो रशिया। ठीक है, तो यहां पे ना जो दो थॉट प्रोसेस थे वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे। एक थॉट प्रोसेस है कैपिटलिस्ट, एक थॉट प्रोसेस है सोशलिस्ट, जो कार्ल मार्क्स ने जो बोला था। ठीक है, ओके। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है कि मतलब मार्केट ओपन रखो, मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए, एवरी कंपटीटर इज वेलकम्ड इन द मार्केट। 10 कंपनीज को आने दो यहाँ पे। अगर 10 पेन की कंपनीज है, वो लोग पेन बनाएंगे, क्योंकि ये पेन 10 कंपनी बना रहे हैं, तो उनको प्राइस एक डिसेंट सा रखना ही पड़ेगा, एंड कोई भी अपना मोनोपोली नहीं कर सकता, एंड लोगों का डिमांड्स भी पूरा हो जाएगा एंड सबको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, सोशलिस्ट क्या बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन होने के लिए ये पब्लिक डिसाइड करेगी, लोग डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चाहिए, किस दाम पे चाहिए। तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको बस यही पेन चाहिए, 10 रुपए में चाहिए, आप 1-2 कंपनी लेके आओ एंड उसी में निपटा दो। अब उस पे क्या होगा? उस पे बर्डन बढ़ेगा गवर्नमेंट पे। तो इसीलिए अल्टीमेटली हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी तो नहीं जा रहे, बट बाद में जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ते पड़ते ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ना सोशलिस्ट है पूरा पूरा कैपिटलिस्ट है। इसीलिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे कि इंडिया फॉलो करता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, सोवरेंटी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक मैंने बता दिया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? द प्रीएम्बल आल्सो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, लिबर्टी मिलनी चाहिए सबको आजादी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी, समानता मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी यानी सब में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, ओके। डेट ऑफ एनेक्टमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेट लिखा हुआ है प्रीएम्बल में। ठीक है, ये डेट लिखा हुआ है प्रीएम्बल में। तो क्या डेट है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके, समझ में आ गया? चलो, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पे बहुत एक बार बहस छिड़ी है। तो हुआ क्या? देखो, मैंने आपको पहले बताया है या नहीं बताया है,
बेसिकली हम लोग जब इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ना अराउंड 20-25 केसेस पढ़ने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दो केसेस के बारे में बताया जो प्रियम्बल से कनेक्टेड है। तो बेरुबरी यूनियन केस जो 1960 में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट केशवानंद भारती केस ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये बहुत फेमस है। 1973 held that preamble is a part of the constitution, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर केस, इसमें भी 1995 ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको वो वाला चीज मान के चलना है, वो वाला वर्डिक्ट मान के चलना है जो लेटेस्ट होगा। एंड ये बात समझ लो, सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा एक कोर्ट है जो खुद का वर्डिक्ट चेंज करके फिर नया वर्डिक्ट दे सकता है, ठीक है, और कोई कोर्ट वो कर नहीं सकता, राइट। ओके, नोट, यहां पे एक नोट है इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो प्रियम्बल में जो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये मतलब जस्टिसिएबल नहीं है, ये इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके कि अरे देखो मेरी लिबर्टी छीन ली गई है, ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। और अगर आप कोर्ट में चले भी गए, कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकता, नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है, एनफोर्स नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ओके, सो इतना सा ही था, हमने पूरा प्रियम्बल एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी देख लिया। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट होता रहे। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो जरूर देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट भी अच्छा करते हो एंड फीडबैक दे रहे हो हम लोगों को, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों के ग्रोथ के साथ आप लोग हमारा भी ग्रोथ का ध्यान रखो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन को दबा दो, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।